Hello everyone, welcome to this new podcast with डॉक्टर देवाशीष चैटर्जी सर। सर अपने गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में करंटली सबसे ओल्डेस्ट मेडिसिन प्रैक्टिशनर है एंड इनका क्लिनिक है गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में ही इज़ वेरी फेमस एक्चुअली। सो थैंक यू सर फॉर गिविंग अस दिस चांस। तो शुरू करते हैं अभी। तो सर आपका यूजी कहाँ से हुआ था? मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से किया था नागपुर से 74 बैच में। 74 बैच में। हाँ, और सब- पीजी? पीजी किया मैं वीएम मेडिकल कॉलेज सोलापुर से। सोलापुर। अच्छा, वो बैच कौन थी सी सर? वो मैं इन सर्विस किया था। अच्छा। इन 77 में ज्वाइन हुआ और 87 में ज्वाइन हुआ और 89 में मैं एमडी होके निकल अच्छा। गया। तो सर आपको प्रैक्टिस करते हुए कितने साल हो गए हैं? प्रैक्टिस करते हुए आई हैव स्टार्टेड माई प्रैक्टिस इन ऑन 27 जनवरी 1991। 1991 तब से आप तब से मैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर कर। रहा हूँ। तो सर आपको पहली बार आपने मेडिसिन मतलब सॉरी एमबीबीएस कैसे क्या चूज़ किए उस समय? एमबीबीएस में सब बचपने से ही मेरी इच्छा थी डॉक्टर बनने की। हाँ। बट मिडिल क्लास फैमिली से था। अच्छा। फादर ऐसे ही गवर्नमेंट सर्विस में थे, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में। अच्छा। तो उस समय हमारे ऑप्शन था कि 11वीं पास होने के बाद में बीएससी पार्ट 1 करना पड़ता था। बीएससी पार्ट 1 के परसेंटेज के ऊपर हमारा एडमिशन होता था एमबीबीएस में। हाँ, वो कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होती, अच्छा, नीट वगैरह नहीं होती थी। सीटी वगैरह नहीं होता होती था। थी। अच्छा। तो बीएससी पार्ट 1 में मोहता साइंस कॉलेज नागपुर से किया था। वहाँ पे मेरे को उस समय में 68.87% मार्क मिला था। अच्छा। तो उसमें मेरे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गई थी। जीएमसी हाँ। नागपुर में। तो सर उस समय ट्रेंड कैसा हुआ करता था? मतलब उस समय आपको बताने वाला कौन था कि नहीं इसमें जाना चाहिए, ऐसा कुछ था क्या उस नहीं, समय? ऐसा कोई नहीं था। हमारे घर में तो कोई डॉक्टर था भी नहीं। अच्छा। हमारे पिताजी तो साधारण गवर्नमेंट सर्वेंट थे। अच्छा। 10 से 5 ड्यूटी करने वाले थे। हाँ हाँ। मदर वॉज ए हाउस वाइफ। तो मेरे बड़े आपने भाई कोई नहीं थे। मैं खुद ही डिसीजन लिया। तो उस समय मतलब आपके क्लास में भी और सारे बच्चों ने लिया होगा? वो मोहतवा कॉलेज का एक ऐसा था ट्रेडिशन कि उस समय में सबसे ज़्यादा बच्चे जो है स्टूडेंट जो है बीएससी पार्ट 1 के मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए सबसे ज़्यादा मोहता कॉलेज के लड़के जाते थे। अच्छा। इसलिए मोहता साइंस में एडमिशन लेना उस समय में एक प्रेस्टिजियस बात थी। जैसे अभी वहाँ पर अम्बेडकर कॉलेज है। हाँ, अभी अम्बेडकर कॉलेज है। फिर हमारे उस समय में मोहता कॉलेज वॉज नंबर 1। अच्छा। उसके बाद में हिस्लॉप कॉलेज आया, फिर सिंधी हिंदी कॉलेज आया, ऐसे चेंज होते रहते हैं। अच्छा। उस समय मोहता साइंस वॉज तो देयर। सर आफ्टर एमबीबीएस आपने इंटरनल मेडिसिन लेने का कैसे डिसाइड? नहीं, इंटरनल मेडिसिन में नहीं लिया। हाँ। आफ्टर एमबीबीएस आई वाज इन सर्च ऑफ ए जॉब। हाँ। क्योंकि मैं हमारे फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा नहीं था। तो हमारे पिताजी वॉज ओनली अर्निंग मेंबर। तो मैं सोचा थी कि कुछ दिन सर्विस कर लूँ। इसलिए मैं आई वाज इन सर्च ऑफ ए जॉब अच्छा। एंड आई गॉट इस जॉब इन द पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट। देन पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में मेरे को सर्विस जैसे मिला तो आई वाज पोस्टेड इन ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर in Bhandara district. Elsewhere, it was not a Gondia district, it was Bhandara district, in the PSC Sadgaon. It is in the district तहसील सालेका सर। वहाँ पे मैं 81 में ज्वाइन हो गया। 79 में मैं पास हुआ एमबीबीएस। उसके बाद में इंटर्नशिप के बाद में 81 में मैं ज्वाइन हो गया वहाँ पे। तो 81 से 84 तक मैं सादगांव पीएससी में था एज ए मेडिकल ऑफिसर। फिर 84 के पास में एक उस समय में गवर्नमेंट का नियम था कि after passing the MPSC services, you have to work 6 years minimum in the rural areas. Bond. 6 years you have to 6 years in rural areas. Not it was not a bond. For getting a postgraduate For for PG. for eligibility was that criteria was that कि 6 years in the rural areas. So at that time there was no need PG. No. So, 6 years in rural areas and 1 year minimum in difficult PSCs. There are only 3 difficult PSCs in Bhandara district. One was Darekasa, one was Keshuri, and third one I don't remember that name. 3 PSCs were there. 1 year compulsory difficult PSC में अगर सर्विस करते हैं 6 years rural service, MPSC selection and 1 year in difficult PSC. So they are eligible to get admission for clinical branch. Okay. So I opted for Darekasa PSC for posting. And I was the first medical officer in the Darekasa PSC from 84 to 87. Okay. And I served there for 3 years. And after that, I became eligible. The 6 year service.
and got MPSC selected in 83 only when I was at Salva PSC. अच्छा. So all criteria was fulfilled. So I was called for an interview at Mumbai. Okay. There was And there interview होता था interview उसमें. there was interview, हाँ. a director, joint director, and others, public health officials were there. In the interview, I was second merit because they also count the number your MBBS marks. So I was second merit. So the director madam was Dr. Mrs. Chandrika Pure. She asked me ki, which branch you want to take. So I say I want to take MD medicine. अच्छा. So which place you want? So I say that I want Nagpur Medical College. So she said that no, don't take Nagpur because Nagpur Medical College में इन सर्विस कैंडिडेट लोगों को काफ़ी नेग्लेक्ट करते हैं और अच्छा. काफ़ी उनके प्रति भेदभाव होता है. अच्छा. वहाँ पे तुम पास नहीं हो सकोगे. उस समय की बात. पास नहीं हो सकोगे. हाँ. You take BM Medical College Solapur. अच्छा. It's a new medical college and there you will be comfortable. अच्छा. Okay, fine. So within 3 or 4 minutes I got that. Then I returned back and then the order has come. उसके बाद दरिकसा से मैं रिलीव हुआ एंड सोलापुर में चला गया. 2 साल सोलापुर में रहा 87 to 89 and I passed my MD in the first attempt only and I stood first in the college. Nice. ओके. तो सर आपने मेडिसिन ही क्यों चूज़ किया, मतलब सर्जरी वगैरह? मेडिसिन शुरू से मेरे को मेडिसिन के प्रति एक नैक था. अच्छा. आई वॉज नॉट कंफर्टेबल विद द सर्जन्स इवन नाउ. मैं नाइफ वगैरह नहीं पकड़ता. अच्छा. मेडिसिन में मेरे को बहुत इंटरेस्ट लगता है बिकॉज मेडिसिन एक ऐसी प्रैक्टिस है कि जिसमें हम पेशेंट के दिल के करीब जाते हैं. बहुत करीब जाते हैं. दिल के करीब जाते हैं. उसके बाद में एक पारिवारिक संबंध हो जाता है. अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं मेडिसिन में पेशेंट के साथ में. तो उससे एक अलग किस्म का एक रिलैक्सेशन मिलता है और एक एनर्जी मिलता है ट्रीट करने में. इसलिए मैं मेडिसिन चॉइस की. ओके सर. तो आपने अपनी प्रैक्टिस के बाद कहीं टीचिंग का ट्राई की? टीचिंग का मैं कभी में टीचिंग में नहीं. मैं सिर्फ पेशेंट देखना. माय अच्छा. पैशन इज ओनली टू सी द पेशेंट्स. ओके सर. सो लेट्स टॉक अबाउट योर एवरेज डे. तो आपका एवरेज डे कैसा होता है, मतलब आप पर डे आप कितने आवर्स आप यहाँ क्लिनिक में स्पेंड करते हैं? क्लिनिक में कम से कम 8 से 10 घंटे में 8 से 10 घंटा. कभी कभी 12 घंटे भी होता है लेकिन 8 से 10 घंटे में ही होता है. तो आप पर डे कितने पेशेंट अभी देख लेते हैं? मैं शुरू में जिस समय प्रैक्टिस शुरू किया था इट वाज इन द ईयर 91 70 पेशेंट पर डे लिमिट रखा था. 70 पेशेंट देखते एंड आई हैव नो वेटिंग पीरियड. ये मैं जब जिस दिन से सर्विस प्रैक्टिस शुरू किया मेरे उतने पेशेंट आती थे. तो अभी नाउ आई रेस्ट्रिक्टेड टू 40. तो 40 का भी 50 हो जाता है. अच्छा. मैं एवरेज पेशेंट आई सी दी 50 पेशेंट्स. अच्छा. तो आपने मोस्ट अमाउंट ऑफ पेशेंट 70 पेशेंट आप देखते थे लेकिन अभी 50 पे हो जाता. 50 के ऊपर नहीं देख सकता मैं. अच्छा. क्योंकि अभी उस समय जनरल प्रैक्टिस करता था. अभी डायबिटीज़ प्रैक्टिस हो गया तो डायबिटीज़ में थोड़ा समय लगता है पेशेंट को देने को. एवरेजली मेरे पास में रोज़ 5 से 6 नए डायबिटिक पेशेंट आते हैं. तो उनको ज़्यादा उनको समय ज़्यादा लगता है. अच्छा. आपकी पर डे स्लीप कितनी मिल जाती है फिर? स्लीप सोना कितने घंटे सोना में 5 से 5 घंटा 5 आवर्स. ओनली 5 आवर्स. इज इट इनफ? इट इज़ इनफ फॉर मी. अच्छा. तो सर आप जैसे आपके पास हर वैरायटी के पेशेंट आते होंगे, इन सभी पेशेंट को आप कॉमन मेडिकल एडवाइस क्या देते हैं? कॉमन मेडिकल एडवाइस ऐसा तो कुछ नहीं है. इट इज़ इंडिविजुअलाइज्ड. ओके. इट इज़ इंडिविजुअलाइज्ड. फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे मैक्सिमम 70% पेशेंट रूरल एरिया के रहते हैं. 30% जो है वो अर्बन एरिया के रहते हैं. और सेमी अर्बन एरिया के जैसे आमगांव हो गया, सालेकस हो गया, जो तालुका प्लेस है. लेकिन सबसे ज़्यादा रूरल एरिया के. तो रूरल एरिया के पेशेंट्स लोगों को डील करना अलग रहता है. शहर के लोगों को डील करना अलग रहता है. उनके प्रश्न अलग रहते हैं, उनके प्रॉब्लम्स अलग रहते हैं. तो इसलिए कुछ ऐसे कॉमन किसी को कोई एडवाइस नहीं करता मैं. इट इज़ टेलर मेड डिपेंड अपॉन दिस सिचुएशन एंड अदर थिंग्स. ओके. तो सर आपने जब से अपने प्रैक्टिस शुरू की क्लिनिक ही रखे हैं
क्लिनिक ही रखा। हॉस्पिटल? हॉस्पिटल नहीं, मेरा इंडोर पेशेंट आना ही पड़ता है। इतने पेशेंट जब देखता हूँ तो कुछ पेशेंट्स एडमिट करने ही पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे शुश्रूषा नर्सिंग होम है डॉक्टर कुदरे के, मैं उनके नर्सिंग होम में पेशेंट रहते मेरे। अच्छा, तो मिनिमम 4 से 5 पेशेंट हमेशा एडमिट रहते हैं। रहते हैं आपके हाँ। अंदर में? तो सवेरे में जैसे मेरे एक्सरसाइज सेशन हो जाता है, उसके बाद में राउंड लेके फिर मैं तैयार होकर यूपीडी में आ जाता हूँ, और फिर रात को वापस जाते जाते फिर पेशेंट लेके देख के चले जाता हूँ। अच्छा, अदरवाइज वहाँ के जो रेसिडेंट है वो मेरे को फीडबैक देते रहते पेशेंट के बारे में। ऐसा है, इस प्रकार का। कि सर आफ्टर वर्क आपकी लाइफ कैसी है, आपकी फेवरेट थिंग करने के लिए? मैंने एक बहुत अच्छा काम किया था कि मैं शुरू से ही मेरा जो ये था हॉबी जो थी, मैं अपने प्रोफेशन से रिलेटेड हॉबी लिखा था कि Like? हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड काम करूँगा। जैसे? जैसे मैं एक रूरल एरियाज़ में जाके हम गांव-गांव में जाके डिजीज़ डायग्नोस्टिक कैंप लेते थे उस समय? हाँ। जब गोंदिया में आया उस समय। तो पहले तो गवर्नमेंट सर्विस में था 3-4 साल। 93 से मैं रिजाइन किया जब आफ्टर कंप्लीटिंग गवर्नमेंट। इट वाज अ प्रैक्टिसिंग पोस्ट, सो आई स्टार्टेड प्रैक्टिस। तो हम लोग ऐसे गांव-गांव में जाके डिजीज डायग्नोस्टिक कैंप देते थे। तो इस एरिया में ही मेरा नौकरी गया, तो सभी गांव में आसपास के साले का सब ब्लॉक के पूरे गांव में ही अपने परिचित थे। तो वहाँ पे उनको पहले से यही करके कि यहाँ पे कैंप लेंगे, तो वहाँ पे जाके पेशेंट देखना, एक देखना, और उन लोगों को फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, दवाई डिस्ट्रीब्यूट करना। तो दवाइयाँ जो है यूजुअली मेडिकल कंपनीज से जो सैंपल्स मिलते थे वो, और कुछ गवर्नमेंट मेडिसिन में हमको मिलते थे, उस ढंग से हम करते रहे। अच्छा। तो फिर करते करते हम लोग एक चीज़ देखे कि उसमें कोई मज़ा नहीं आ रहा, कि एक बार डिजीज डायग्नोस्टिक कैंप करके पेशेंट लोगों को अपन दे देते हैं, एक बार सर्विस दवाई दे के आ जाते हैं, और उसके बाद में वो दवाई खा रहे कि नहीं खा रहे, उनका क्या फॉलोअप हो रहा, ये कुछ मालूम नहीं होता पड़ता है। तो ऐसा कुछ मालूम नहीं पड़ता था। तो हमने सोची कि नहीं, अपन कुछ कॉन्क्रीट करने की, कुछ ऐसा चीज़ करो कि जिससे अपने को उसका फीडबैक भी मिले और अच्छा काम हो। तो उस समय में 90, हाँ, इट वाज इन द ईयर 92 93 देयर वाज ए falciparum malaria's epidemic in the Gondia district. And this during that season, म्हणजे from June to September, about 50 to 60 patients they died of falciparum malaria, cerebral malaria per year. तो जिस समय मैं दरेगा साहब में काम किया था, उसी समय हमने वहाँ पे देखे थे कि वहाँ पे कुछ विलेजेस हैं, दे आर अबाउट 20 to 25 किलोमीटर्स फ्रॉम दरेगा साहब। तो वहाँ पे हर साल गोंदिया डिस्ट्रिक्ट के और आसपास के कुछ डिस्ट्रिक्ट के लोग वहाँ पे तेंदुपत्ता कलेक्शन के लिए आते हैं इन द मंथ ऑफ मे, एंड दे स्टेड देयर फॉर 40 days अबाउट। और वो रहते हैं कुछ हट्स में, कुछ ऐसे जंगल के अंदर में हट्स वगैरह बना के रहते थे। और उसके बाद में उन लोग जब जाते हैं, फिर उसके बाद में वो वहाँ पे जाने के बाद में दे सफर्ड फ्रॉम मलेरिया, एंड दे सफर्ड फ्रॉम डायरेक्ट फाल्सिफेरम मलेरिया, एंड मोस्ट ऑफ देम दे लैंडेड इनटू सेरेब्रल मलेरिया। तो उस एरिया में क्या है कि उस जो 4-5 गांव है, मुटकुड्डो नंबर 1, 2, 3, डंडारी और टेकाटोला, ऐसे 5 विलेज जो है, उसके टोटल पॉपुलेशन इज 1100. That time also it was 900, now it is 1100. तो हमने वहाँ पे जिस समय में दरेगा समय था, उस समय भी ऐसे एपिडेमिक होते थे। तो हम वहाँ पे WG की टीम आई थी 2-3 बार, उनके साथ हम गए थे। हम देखे थे वहाँ पे इन्फ्लुएंट स्प्लीन रेट वाज मोर देन 30%. So that is a most sensitive indicator for falciparum malaria. म्हणजे that area was endemic for falciparum. म्हणजे उसके बच्चों का स्प्लीन रेट अगर 30 to 40% आ रहा है इन्फ्लुएंट में, तो वहाँ के लोग क्या है कि फाल्सिपिरम से इन्फेक्ट होते थे, लेकिन उनको फीवर भी आता था, लेकिन दे आर इम्यून फॉर ब्रेन मलेरिया, म्हणजे सेरिब्रल मलेरिया। दे डेवलप्ड कम्युनिटी अकॉर्डिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट द मलेरिया। लेकिन ये जो पत्ता सीजन के जो लोग आते थे, ये बाहर गाँव के आते थे, तो उनको जो मलेरिया होता था बिकॉज ऑफ मॉस्किटो बाइट, so they are not immune. So when they return, they suffered from malaria and direct to cerebral malaria, and many of them died. So that was the source of
दिस फाल्सीपुरम मलेरिया। तो हमने क्या किए कि उसी समय में WHO के साथ में हमारा बातचीत चल रहा था। बाद में मेरी ट्रांसफ़र होने के बाद में वो प्रोजेक्ट ये हो गया। फिर सबसे पहले हम यही सोचे कि एक काम करते हैं कि वो जो 5 विलेजेस है उस 5 विलेज पे कंसंट्रेट करके वहाँ पे 2 वॉलंटियर्स हमने चॉइस की उसी गांव के। 18-19 साल के 2 थे, 10th पास 12th पास थे। उनको हमने चॉइस करके उनको हमने वॉलंटियर बनाए। उनका नाम रखे दिशा आरोग्यदूत रखे। उस समय दिशा फार्म बनने गई था। तो उनको हम गोंदिया में लाके करीबन 2 महीना मलेरिया ऑफिस में रख के कैसे स्लाइड लेते, उस समय स्लाइड था, अभी तो एंटीजन वगैरह आ गया। उस समय तो मलेरिया के स्लाइड लेना पड़ता था, स्लाइड एग्जामिन होती थी, फिर उसमें PF निकला, PV निकला, उसके बाद ट्रीटमेंट होती थी। और उस समय तो 2 ही ड्रग थी, क्लोरोक्विन एंड प्राइमाक्विन। 2 ही ड्रग थे। अभी तो आर्टिसोन एडवर्टाइजमेंट बहुत सारी चीज़ आ गई, लोमापेंटिन आ गया। उस समय 2 ही ड्रग थी। तो हमने ऐसा किए कि उनको कैसा है, फीवर के पेशेंट है तो उनका मलेरिया स्लाइड लो, स्लाइड भेजो यहाँ पे। तो वहाँ से अपना एक कुरियर था, वो आके स्लाइड दे के आता था, यहाँ पे एग्जामिन होती थी, वो बाद PF निकलता तो उसको ट्रीट करते थे। ऐसे साल भर काम करते थे। और इन द मंथ ऑफ मे, जिस समय में ये लेबर लोग आते थे, तो हमने एक चेक पोस्ट बनाए थे। मुझे गाँव में उस तरफ जाने के लिए एक ही था, पहाड़ी क्रॉस करके जाना पड़ता था, एक ही रास्ते से अंदर जाते थे। तो जितने लेबर आते थे उनको हम लोग एक काम करते थे कि मार्च महीने से मार्च अप्रैल 2 महीने में हम पूरे उसका 5 विलेजेस के लोगों को 1 डे फीवर रेडिकल ट्रीटमेंट दे देते, इज रेस्पेक्टिव ऑफ फीवर। क्लोरोक्विन प्राइमाक्विन का डोज डिपेंडिंग अपॉन देयर एज ग्रुप वो दे देते। द लॉजिक इज टू रिड्यूस द पैरासाइटिक लोड इन द कम्युनिटी, इन द विलेजेस। और जिस समय में ये लेबर लोग आते थे तो उनको आते बराबर ऑन दी चेक पोस्ट क्लोरोक्विन प्राइमाक्विन का 1 डोज खिला देते थे। और उनका थ्रू आउट द स्टे जो रहता था 40 दिन का, उस स्टे के दरमियान ये आरोग्यदूत लोग वहाँ जाते थे, उनके सब सर्वे भी करते थे, किसी को फीवर आया कि स्लाइड लेना ही लेना, इस प्रकार भी करते थे। हम लोग भी जाते थे, हफ्ते में 1 बार 2 बार जाते थे। और फिर 40 दिन के बाद जिस समय वो वापस जाते थे, फिर से उनको क्लोरोक्विन प्राइमाक्विन दिया जाता था। The objective is that कि during their stay, if they acquire the infection, so during their when they are coming back, they won't have any malarial parasite burden in their blood. Okay. And that time there was no resistance to chloroquine प्राइमाक्विन। तो ऐसा 2 साल करने के बाद भी the cases of falciparum malaria is drastically reduced in Vindhya district. And within 3 years, on 3rd year, there was no death. Wow. So that was the beginning of our work. तो हमने वहाँ पे गांव के लोगों ने हमारे लिए एक हट्स बना के दिए, उसका नाम हम दिशा आरोग्य कुटीर रखे। दिशा एक दिशा ऑर्गेनाइजेशन हमने फॉर्म की है, चैरिटी कमीशन में, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो दिशा आरोग्य कुटीर में वहाँ पे हम लोग OPD करते थे जाके संडे के संडे। लेकिन पॉपुलेशन वाज ओनली 900, तो उसमें मज़ा नहीं आता। हम बोले कुछ बड़ा बेस लेते। तो दरे कैसा वाज ए प्लेस which I was acquainted because I was there for 4 years. तो दरेकसा में एक abandoned एक जगह था, बल्लार शाह पेपर मिल का उनका रेस्ट हाउस था। तो 2.8 हेक्टेयर का जगह था, 1.8 हेक्टेयर का। तो वो जगह खाली थी, कुछ पड़ा नहीं, जंगल वंगल में था। तो हम फिर वहाँ के आमगांव के जो MLA थे उस समय, ही वॉज फाइनेंस मिनिस्टर महादेव शिवनकर जी, उनको अप्रोच किए कि हमको एक जगह मिल जाता है तो हम कुछ करेंगे। तो उन्होंने बल्लार शाह पेपर मिल के लोगों से बात की, तो बोले नहीं, वी आर रेडी टू डोनेट इट। तो हम फिर वो बल्लार शाह में जाके वो उनसे डोनेशन के वो फॉर्मेलिटी निपटा के वो सब किए, और वो जगह को एक्वायर करके वहाँ पे हमने हमारा हेल्थ सेंटर बनाया जिसका नाम है दिशा आरोग्य कुटीर। अच्छा, तो इस प्रकार दिशा में दिशा शुरू हुआ। तो दिशा तुमने तो देखे हो। हाँ, दिशा के बारे में ज़्यादा कुछ बोलने की अब जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से तो दिशा रहने के कारण क्या है कि आई गॉट दिस फुल एनर्जी फ्रॉम दैट वर्क। माई ओनली हॉबी इज टू सी द पेशेंट, टू मीट द पीपल, कॉमन पीपल, जनरल पीपल। उन लोगों से ही मेरे को फीडबैक मिलता है। ये जब किताबें विताबें रखे हैं, टेक्स्ट बुक रखे हैं, लैपटॉप है, ये है वो है, मेरे को उनसे ज़्यादा मज़ा नहीं आता। मेरे को ऐसा लगता है कि आदमी आदमी को सिखाता है, पेशेंट डॉक्टर को सिखाता है, और उसी से आदमी का।
and I am not doing any specialized practice. हम्म, I am doing general practice. ओके लेकिन हाँ मैं कन्फ्रेंसेस अटेंड करता हूँ. जैसे मैं डायबिटिक प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देता हूँ, हम्म, तो डायबिटीज़ के कन्फ्रेंसेस में जाता हूँ, RSSTI जाता हूँ, लोकल भी जितने डायबिटीज़ के प्रोग्राम्स होते करता हूँ. अच्छा पिछले 11 साल से मैं यहाँ पे डायबिटिक समिट हर साल लेता हूँ, जहाँ पे मुंबई से, नागपुर से डायबिटोलॉजिस्ट लोग आते हैं, यहाँ के डॉक्टर लोग के लिए करता हूँ, डायबिटीज़ के लिए काम करता हूँ. ओके सर, तो आपको आपकी जनरल प्रैक्टिस के बाद फैमिली के लिए कितना टाइम देने मिल जाता है? फैमिली के लिए देखो, मैं तो रात को करीबन 10 बजे पहुँचता हूँ घर में. हम्म, 11 साढ़े 11 बजती है सोते सोते. हम्म, सवेरे 5 बजे मैं उठ जाता हूँ, 6 बजे मेरे एक्सरसाइज के लिए निकल जाता हूँ. घर पहुँचते पहुँचते राउंड लेके करीबन 9:30 बज जाते हैं. तो 9:30 से 10:30 बजे तक थोड़ा सा नाश्ता वास्ता पेपर वेपर पढ़ना ही करके 10:30 पौने 12 बजे में निकल जाता हूँ घर से. अच्छा एंड संडे, सेकेंड एंड फोर्थ संडे तो मैं दिशा में ही रहता हूँ. हम्म, और बाकी संडेज में भी हूँ, जैसे तुम अभी आ गए, हमारे भी दिशा के ऑफिस है यहाँ पे, उसके सब फाइल वाइल ठीक ठाक बहुत दिन से किए नहीं, तो आज उनके हमारे मेंबर्स लोग आ गए, वो सब ठीक ठाक कर रहे, वो सुपरवाइज कर रहा हूँ. तो सर आप अपने वर्क से हॉलीडे कितने दिन नहीं, मैं कहीं जाता नहीं, ऐसे कहीं नहीं मैं कहीं जाते? जाता नहीं, मैं कहीं जाता नहीं. मैं इवन आप तुम बोलोगे कि भाई मुंबई कब गए थे, तो मुंबई ट्रीटमेंट के लिए एक बार गया था, मेरे कमर का ऑपरेशन के लिए गया था. अच्छा 1-2 कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किया, दिल्ली में भी 1-2 कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया. बस। तो घूमने के लिए कोई फैमिली लेके कहीं नहीं गया. तो कहीं आप नहीं अभी नहीं, उस समय जब आप गया. young कोई थे, कहीं नहीं, तब भी नहीं तभी जाते? भी नहीं जाता था, अभी भी नहीं जाता था, तब भी नहीं जाता था. अच्छा सर, तो अभी मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने 70s में अपना MBBS किए, हाँ. तो उस समय मेडिकल फील्ड कैसे हुआ करती थी, क्या ट्रेंड हुआ करता था लोगों में? लोगों में उस समय में अलग थी, उसमें लोग को तो डॉक्टर को तो बहुत ऊपर ऊपर भगवान। हाईएस्ट स्टेटस में थे, नहीं हाईएस्ट स्टेटस में थे. हाँ इवन दे आर मोर देन कलेक्टर, एंड नाउ टुडे कलेक्टर, SP, दे आर दी टॉप मोस्ट ऑफिसर्स. उस समय सिविल सर्जन वाज नंबर 1, सिविल सर्जन। सिविल सर्जन DHO दे नंबर 1. अच्छा, ऐसे रहता था. तो नागपुर में भी जो कि टॉप मोस्ट फिजिशियन, उस समय 3-4 लोग तो फिजिशियन थे, डॉक्टर BS चौबे थे, D सुबेदार सर थे. अच्छा इन लोगों को लोग भगवान मानते थे. अच्छा उस समय में, जिस समय में हम हमारी माँ बीमार पड़ी, हम तो छोटे थे, तो नागपुर में सिर्फ 2 लोगों के पास में ECG मशीन थी, और ECG मशीन भी है बड़े साइज़ के थे, अच्छा ये बड़े बड़े थे, उसकी लीड फीड से वो कर मेरे को याद है. अच्छा उस समय से मैं देखा, ओके। तो मेडिकल कॉलेजेस में बच्चों का बहुत जाने अच्छे का- पढ़ाए जाते, बहुत. मैं तो उसको साइकिल से ही, पूरा साइकिलिंग से ही किया. साइकिल से आप कॉलेज जाते? साइकिल में गया, मेरे पिताजी मेडिकल में जाए तो वो एक साइकिल खरीद के दिए नए. उस समय में एवन साइकिल का कीमत था 220. अच्छा और मैं सेकेंड मंथ में वो साइकिल मेरी चोरी हो गई मेडिकल कॉलेज से. अच्छा तो पिताजी बोले, मैं ना, आई कैन नॉट अफोर्ड. एक सेकेंड हैंड साइकिल खरीद के दिए 98 रुपीज़ का, और मैं सेकेंड हैंड साइकिल से मैं पूरा MBBS किया. अच्छा, तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कैसे हुआ करती पढ़ाई थी? बहुत शानदार, बहुत शानदार. जैसे अभी के समय में हम देखते हैं कि हम लोग ऑनलाइन ज़्यादा पढ़ते नहीं, हैं। ऑनलाइन तो हमको मालूम ही नहीं था क्या था, उस समय तो मोबाइल था ही नहीं. हाँ ऑनलाइन का तो सवाल ही नहीं आता. कंप्यूटर, लैपटॉप तो हमने देखे ही नहीं, अभी सब देखते हैं. अच्छा और तो पढ़ाई जाता सब पढ़ने के लिए फिर जो ऐसे ऑडिटोरियम जैसा हॉल रहता था, पढ़ाने आते थे सब लोग बिल्कुल अटेंटिव. अच्छा, तो पूरी क्लास जो भी Full- आपकी full. पढ़ाई है टोटल क्लास में ही होती थी? क्लास एंड क्लिनिक हॉस्पिटल में बेड साइड, अच्छा, क्लिनिकल सब्जेक्ट में बेड साइड. तो इंटर्नशिप का क्या role इंटर्नशिप होता में था? उस समय ऐसा था कि 6 महीना रूरल एरिया, 6 महीना हॉस्पिटल। हॉस्पिटल. अभी के समय में टोटल हॉस्पिटल में ही करते नहीं हैं? नहीं, तो 6 महीने में रूरल में नागवीर में करके, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में नागवीर PSC में था, तो वहीं पे मेरे को रूरल एरिया का प्रति एक बहुत ज़्यादा अफेक्शन डेवलप हो गया था. अच्छा 6 महीना बहुत अच्छा रही, ईमानदारी से काम किया मैं. नागपुर तो जाता ही नहीं था संडे. ओके सर, उस समय PG की जो ब्रांच है उसको चूज करने का ट्रेंड कैसा हुआ करता था? उस समय में टोटली डिपेंड अपॉन दी परसेंटेज ऑन दी सब्जेक्ट. MBBS के 5 सब्जेक्ट जो थे फाइनल MBBS हाँ। के, कुछ 5 सब्जेक्ट में तुम्हारे जो परसेंटेज रहती थी उसके ऊपर तुम्हारा और वो इन सर्विस कैंडिडेट वाला इन सिस्टम सर्विस अलग तो था। था ही, अलग था. वो इन अलग सर्विस के था, लिए ये भी सिर्फ था। 10% सीट्स पर. वो 10% सीट और बाकी MBBS के परसेंटेज बस, पे। yes, yes. तो जिसका परसेंटेज कम आ गया एक बार MBBS में, हम्म. वो दोबारा MBBS नहीं नहीं नहीं, हो गया कम से, हो गया है? हो गया कम से. अच्छा,
या उसको ऐसा कोई उस समय में मेरे को एमबीबीएस पास होने के बाद मेरे को याद है कि मेरे को डीएमआरडी मिल रहा था। मतलब रेडियो। हाँ, हाँ लेकिन उस समय में रेडियोलॉजी का कोई क्रेज ही नहीं था। हाँ। मैं बोला नहीं पढ़ता, मैं रेडियोलॉजी नहीं पढ़ूंगा। तो सर वही पूछ रहा था, जैसे और अभी जैसे डीएमआरडी मिल गया किसी को, मतलब बहुत बड़ी बात है। रेडियोलॉजी का तो हाँ, बहुत वही अभी है। अभी के समय में लोग डरमा रेडियो हाँ लेते करते, हैं। उस समय कुछ उस समय वैसा इसका कुछ क्रेज ही था। नहीं था। अच्छा, मेडिसिन मेडिसिन, सर्जरी। मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, पेडियाट्रिक, अच्छा। 4 सब्जेक्ट थे। ईएनटी, ENT। ईएनटी वाज देयर, हम्म, 5 सब्जेक्ट। सेक्रेटरी भी नहीं था उस समय में, डरमा भी नहीं था उस समय में। अच्छा। ओके सर, तो आपके समय से जो इंटरनल मेडिसिन का, मतलब जब से आपने मेडिसिन का अपना एडमिशन हुआ पीजी में, हाँ, उस समय से लेके अभी तक इंटरनल मेडिसिन की फील्ड किस प्रकार चेंज हुई, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? चेंजेस तो बिकॉज ऑफ द डायग्नोस्टिक मॉडलिटीज़ की बात, डायग्नोस्टिक मॉडलिटीज़ Okay। बहुत ज़्यादा आ गए। हम्म, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, इमेजिंग, ये हम्म, सब के कारण डायग्नोसिस भी वेरी सिंपल। अच्छा। उस समय में हम क्लिनिकली सब डायग्नोस कर लिया। जैसे मैं पीएससी सांकरीटोला में था, सातगांव में था, उस समय में मैं क्लिनिकली डायग्नोस किया पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, एडीडे एलपी, सीएसएफ निकाला, गोंदिया भेजा, गोंदिया में एग्जामिन करके आया। यहाँ पे पैथोलॉजिस्ट एक ही थे, आए कि कुछ पैथोलॉजिस्ट। उस समय में क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन और जेंटामाइसिन के सिवा दूसरे एंटीबायोटिक नहीं थे, उससे उसको ट्रीट करके ठीक किया। अच्छा। इस प्रकार का हमारा क्लिनिकल डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा है। अच्छा। अभी तो क्या है कि क्लिनिकल डायग्नोसिस तो बहुत कम होता है ना, सब हमारे पास गैजेट्स आ जाते, पूरे रिपोर्ट्स आ जाते हैं डायग्नोस्टिक। सर उस समय जो ड्रग्स यूज़ होते थे, जैसे आपने अभी स्टार्टिंग में हाँ। बोले कि क्लोरोक्विन, प्राइमाक्विन, उस हाँ। समय मलेरिया के लिए होते Yes। थे, अभी बाकी सब आ गए। हाँ। तो इस प्रकार से और कितने सारे ड्रग्स। एंटीबायोटिक्स तो रिवोल्यूशन हुआ। उस समय में 3 एंटीबायोटिक था, हम्म। क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन था, हाँ। क्लोरोफिनोकॉल फॉर एंटेरिक फीवर, एंड डायरिया डिसेंट्री के लिए सल्फाडाइजिन था, अच्छा। और उसके बाद फिरोक्सोन था, फिरोजुलेटिन, और 5वां ड्रग मेरे ख्याल से नया नया उस समय में एम्पिसिलिन आया था। हम्म, लाइका कंपनी का एम्पिलिन आया था, एम्पिलिन नाम से आता था। अच्छा। एम्पिसिलिन वाज द ओनली ड्रग। दीज आर द 4-5 एंटीबायोटिक्स, दैट्स ऑल। ओके। तो फिर ये मतलब आते गए आते हाँ, गए। उसके बाद में फिर ये आ गया तुम्हारा कोट्रीमेक्सोल आ गया, हाँ। कोट्रीमेक्सोल, सल्फाडाइजिन, हाँ। सेप्ट्रान, बैक्ट्रिन, डीएसए आया। हम्म, ऐसे ऐसे आते आते गए, अच्छा। और अपन अपने अपने अपडेट करते रहे। तो सर हाँ, मैं वो पूछना चाहता था कि आप उस समय से खुद को अपडेट कैसे करते थे? अपडेट क्योंकि कर, उस समय हाँ, मतलब ये डिवाइसेस, मोबाइल, इंटरनेट नहीं हुआ करता था, नहीं। तो किस प्रकार की होता था वो उस समय? मैक्सिमम ऐसा रहता था कि हम लोग मैं उस समय तो एक ही मेडिसिन मेडिसिन का किताब था, डेविडसन का। डेविडसन, हैरिसन। हैरिसन तो एमडी में जाके पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, हम्म, फॉर अंडर ग्रेजुएट डेविडसन। हाँ। एक डेविडसन पढ़ता था। हम्म। डेविडसन में जो आते थे, डेविडसन के नए नए एडिशन लेता था 2-3 साल में। तो जो भी नया कुछ सीखने मिल रहा है वो न्यू एडिशन न्यू से, एडिशन से सीखने बाकी मिलता है। कोई बाकी कोई एमआर नहीं आते थे गांव में कि भाई तुम ये लिखो, वो लिखो, लिखो, ये की अच्छा। तैयारी, सब नहीं आते थे। और उस समय कॉन्फ्रेंस में जाने का तो सवाल ही नहीं आता, अच्छा। क्योंकि तुम मेडिकल ऑफिसर थे। हाँ। ओके। सर तो आपकी, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोले, अभी फ़िलहाल डायबिटीज़ पे आप ज़्यादा ध्यान देते हैं, डायबिटीज़ की भी आपकी प्रैक्टिस होती है। तो डायबिटीज़, इस डिसीज़ के बारे में क्या ट्रेंड आपने देखा है उस समय से और अभी को लेके? उस समय तो डायबिटीज दिखती नहीं थी। नहीं दिखती। जो जो लाइफ स्टाइल, एक्चुअली डायबिटीज इज नॉट डिजीज, हम्म, इट इज ए कंडीशन वेयर देर इज ए हाइपरग्लाइसीमिया, हम्म, एंड इट इज़ बिकॉज ए टोटली लाइफस्टाइल डिजीज। लाइफस्टाइल में जो चेंजेस आए ये रिसेंट 30-40 ईयर्स में, उसके कारण ये सब डिजीज आए, पहले नहीं हुआ करता नहीं था। करते थे। अच्छा। मैं मेरे पूरे पीएचसी के इसमें हम्म, मैं सिर्फ एक डायबिटीज़ पेशेंट देखा था जो कि इंसुलिन रिक्वायरिंग था, एंड ही डाइड विद इन 1 मंथ। अच्छा। तो उस समय इंसुलिन। उस समय में बोवाइन available- इंसुलिन रहती थी, हाँ। बूट्स का हम्म, बोवाइन इंसुलिन मिलता था, हम्म, लेकिन हमको इंसुलिन का यूज़ कैसे करना क्या नहीं हमको बिल्कुल मालूम नहीं, अच्छा। हाउ टू ट्रीट द डायबिटीज़ मालूम नहीं। अच्छा, फिर कैसे कैसे आपने इसको। डायबिटीज़ मिला ही नहीं हमको, पेशेंट मिले ही नहीं।
ग्लूकोमीटर भी नहीं था, हाउ टू मेजर द ग्लूकोज। यूरिन शुगर करके तो अपन डायबिटीज डिटेक्ट करते थे। अच्छा। पहले यूरिन शुगर जो है बेनेडिक्ट टेस्ट करते थे, उसका कलर जो चेंज होता था उससे वो इतना शुगर है, 1% है, 2%, 3%, 4%। इवन मैंने जब MD किया हाँ। उस समय भी बेनेडिक्ट टेस्ट ही करते थे। बाप रे। और हमने पहली बार MD के समय में ग्लूकोमीटर देखे, और ग्लूकोमीटर साइज वाज लाइक दिस। अच्छा। फर्स्ट ग्लूकोमीटर रोश कंपनी का देखा। अच्छा। अभी तो ग्लूकोमीटर इतने में आता है। हाँ। और उस समय में एक शुगर करने को 2 मिनट लगते थे, अभी तो 5 सेकंड लगते हैं। ऐसे। ये फर्स्ट ग्लूकोमीटर जो मैंने देखा था रोश का, उसको 2 मिनट लगते थे। अच्छा। तो इंसुलिन के ट्रीटमेंट में, इंसुलिन जो आता है नया, तो डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में आपने क्या ट्रेंड देखा है पहले के? डायबिटीज़ में तो नए ड्रग्स, जो न्यू ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग, एक्चुअली 90% पेशेंट्स तो तुम्हारे टाइप 2 रहते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स में इतने चेंजेस आ गए पिछले 15-20 साल में, और ये लास्ट 3 इयर्स में उनकी कीमत इतनी कम हो गई है, इट इज़ सो अफोर्डेबल नाउ कि एवरीबडी कैन अफोर्ड द ट्रीटमेंट। पहले नहीं। पहले नहीं कवर होती। अच्छा। इवन मैंने जब अपने नए मॉलिक्यूल्स आए थे, ग्लिप्टिन्स वगैरह आए थे, तो एक ग्लिप्टिन्स की कीमत करीबन 50 रुपये की एक गोली आती थी। नाउ इट इज़ कॉस्टिंग 7 रुपीज़, 8 रुपीज़। वही ग्लिप्टिन्स ये जब ऑफ पेटेंट हो गए, सब विदेशी कंपनियों के पास थे, पेटेंटेड थे। जब जैसे ऑफ पेटेंट जैसे हुए, सब इंडियन कंपनीज लोग बनाने लगे, और देयर इज ए कंपटीशन। तो उसके कारण पेशेंट्स आर बेनिफिटेड, एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत अच्छी है। तो लाइफ सेविंग ड्रग्स की कीमत उन्होंने हट कम कर दी है, एक्साइज ड्यूटीज कम कर दी, लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक्स के, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स हो गए, कैंसर के ड्रग के उनके एक्साइज ड्यूटीज कम कर दी है। नाउ दे आर अफोर्डेबल। अच्छा। पेशेंट बचते हैं आजकल, और इन्फेक्शियस डिजीज का एक्सेस कम ही हो गई थी। तो नॉन NCDs आर देयर, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर देयर। नंबर 1 डायबिटीज, नंबर सेकेंड हाइपरटेंशन, IHT, मैलिग्नेंसी एंड डिप्रेशन। सर आपने सुपर स्पेशलिटी करने का नहीं सोचा? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आई एम सेटिस्फाइड विथ माई वर्क। अच्छा। मेरे को जितना नॉलेज में है, मैं उतने नॉलेज में मैं बाकी की जितना प्रैक्टिस करूँ उसी से करूँ। मैं एम सेटिस्फाइड, मैं पेशेंट्स आर सेटिस्फाइड, आई एम सेटिस्फाइड। और पेशेंट मेरे को सिखा के जाती है कि क्या होगा। अच्छा, मेडिकल फील्ड में वही होता है, पेशेंट सिखा देती है। और मैं पेशेंट के लिए कभी जाके कोई डॉक्टर से मिलना है, इससे मिलना, वो मिलना, मैं कभी टिप किया नहीं। मेरा कोई पब्लिसिटी कभी किया नहीं, कभी नेवर। आप जिस समय गोंदिया में प्रैक्टिस शुरू किए, उस समय गोंदिया में कितने फिजिशियन थे जनरल? उस समय 4 लोग थे। 4 लोग। हाँ, सब मेरे से सीनियर थे। अच्छा, फिर आप आए। मैं आई वॉज 5th। तो अभी आपको क्या लगता है, आपने इतने सालों से मेडिकल फील्ड आपने देखे हैं, कोई कुछ चेंजेस अगर आपके हाथों में हो कि आप ये चेंज कर सकते मेडिकल फील्ड में, तो आप क्या करना चाहेंगे? टू एजुकेट द डॉक्टर्स, टू एजुकेटेड डॉक्टर्स, नॉट पेशेंट्स। अच्छा। एजुकेटेड डॉक्टर्स। सर, तो जैसे आपने बोले उस समय आप बुक्स पढ़ते थे अप टू डेट होने के लिए, अभी के समय में आपका क्या सिस्टम है? मेरा ऐसा है कि मैं कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करता हूँ, और उसके बाद नए मॉलिक्यूल्स कुछ आए तो मैं अपने वो लैपटॉप में देख लेता हूँ नए मॉलिक्यूल्स। अच्छा। मेरा मेन इंटरेस्ट है डायबिटीज़ एंड रिमाटॉइड और रिमाटोलॉजी, कोलाजन डिजीज, इसमें मेरे को मजा आती है। अच्छा। ओके सर, कोविड-19 पैंडेमिक जब आया तब आपकी प्रैक्टिस किस प्रकार चलती थी? ऐसे ही जम के चलती थी। जब कोविड-19 आया तो उसके बाद तो बंद करना पड़ा हॉस्पिटल बंद करना हाँ, पड़ा? कि भाई तुमको बंद करना पड़ेगा हॉस्पिटल? हाँ, ये क्लिनिक जितने थे सब बंद कर दिए थे। क्लिनिक बंद किए थे, हाँ, हॉस्पिटल शुरू रखा। अच्छा। फिर OPD चालू किए, तो OPD चालू करने में बहुत सारी चीज़ें, ये फॉलो करो, वो फॉलो करो, ये करो, वो करो, ऐसे करने के बाद में अपनी प्रैक्टिस 30% हो गई। अच्छा। और कोविड पेंडेमिक खत्म होने के बाद में नाउ आवर प्रैक्टिस हैज रिड्यूस्ड टू 50%। अच्छा,
तो कोविड के पहले आप 70 पेशेंट देखते थे? नहीं 70 नहीं देखता था, 50 देखता था, 40 का लिमिट रहता था, 50 देखता था। ऐसा। मेरे प्रैक्टिस सेम है, हाँ। लेकिन बाकी सभी जो ट्रेंड है तो उसमें प्रैक्टिस सबके कम हो गई, इंडोर कम हो गई, पैथोलॉजी वर्क कम हो गई, सब कम हो गया। तो सर कोविड के बाद से आपकी प्रैक्टिस पे क्या इफेक्ट पड़ा है? विशेष कुछ नहीं, कोई विशेष कुछ नहीं। कोविड के बाद से आपने लोगों में क्या ट्रेंड देखे हैं? जैसे जो लोग पेशेंट भी आते काफ़ी हैं। समझदार हो गए, क्योंकि क्या है कि उनको आजकल ऑक्सीजन सेचुरेशन समझता है, हम्म। टेम्परेचर समझता है, पहले उसके बाद में क्या ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है, टेम्परेचर क्या होता है, क्या नहीं, ये सब नहीं पहले समझता। नहीं ध्यान देते थे लोग। अभी तो सर मेरा सेचुरेशन 90 के नीचे जा रहा था सर, ऐसा है वैसा बोलते हैं, हाँ। ऐसा बोलते हैं। सर आफ्टर मेडिकल कॉलेज आपने अपनी स्किल्स किस प्रकार इम्प्रूव किए? ये मैं सीखा हूँ, सीखते 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 मैं जैसे देखा हूँ। और यूजुअली मैं ऐसे PSC में रहा जहाँ पे मैं सिंगल मेडिकल ऑफिसर था, तो सारा तो आपको मैं संभालना मेरे को पड़ता खुद को था। संभालना पड़ता था। तो जैसे मेरे दरे का समय कोई एनिमल, जैसे भालू ने वो एक आदमी को बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें जो किया, तो मैं पूरा कपड़े वपड़े उतार के उसको सिया, 6 घंटे तक उसको स्टिचेस दिया, ये किया वो किया, ये सब किया। अच्छा। मेरे को अपना स्किल अपने खुद डेवलप किया। अच्छा। उस समय जब आप दरे का साया कि उस समय में होम डिलीवरीज थे, डिलीवरी के लिए बुलाते थे, गांव घर में जाते थे, गांव में जाते थे, नाले क्रॉस करके जाते थे, एक अटेंडेंट साथ में, फीमेल लेडी अटेंडेंट साथ में जाके डिलीवरी कंडक्ट करते थे, अच्छा। एपिजोटमी करते थे, ये सब किया, घर में जाके एपिजोटमी किया। उसमें अलाउड थे, अभी तो होम डिलीवरी इज नॉट अलाउड। तो जब आप गवर्नमेंट PSC में मेडिकल ऑफिसर थे, उस समय आपने क्या चैलेंजेस देखे? जैसे मेडिकल फील्ड में ये अवेलेबिलिटी नहीं है, ये नहीं है, ऐसा कुछ? ऐसा मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैं जिस समय में PSC में काम करता था, जैसे भंडारा डिस्ट्रिक्ट में हम मेडिकल अपने मंथली मीटिंग के लिए जाता था। मंथली मीटिंग ख़त्म होने के बाद में हम स्टोर में जाते थे, स्टोर से मेडिसिन लेके आते थे, मैं रुके रहता था जब पूरे सब लोग चले जाते थे। फिर वो स्टोर कीपर को कुछ तो कुछ टिप्स विप्स दे के जो अंदर में अच्छे अच्छे मेडिसिन है वो सब चुन के लेके आता था। इसलिए दरेका सा PSC में, या मैं जो भी PSC में रहा, 2 PSC में रहा, कहीं भी वहाँ पे मेडिसिन की कोई कमी नहीं थी। और बाकी फैसिलिटीज़? बाकी फैसिलिटी देखो, रहने का फैसिलिटी तो मैं तो रहा नहीं, एक रेलवे के क्वार्टर में रहता था, एक रूम वाला क्वार्टर में, रेलवे के क्वार्टर क्वार्टर में कुछ रहा। उसके बाद में एक फॉरेस्ट डिस्पेंसरी था, उसको क्वार्टर में ट्रांसफ़र कर दिए, तो वहाँ रहा मैं मिसेस के साथ में। आई वॉज मैरिड एंड ऑन द डे ऑफ द मैरिज आई वॉज पोस्टेड एट दरेगा साहब। और PSC का कोई बिल्डिंग नहीं था, कुछ नहीं था, एक बिल्डिंग नया टाइप के बना के दी, तो उसमें एक OT था और एक रूम था, ये था बस। बाद में जब PSC बिल्डिंग बन गई है, उसके बाद में मेरी ट्रांसफ़र हो गई, मैं शोलापुर चला गया। सातगांव में भी वैसे ही हुआ, सातगांव में भी एक वेटरनरी डिस्पेंसरी में मेरा PSC था, जिस समय PSC बिल्डिंग बन गई, उसका उद्घाटन हुआ, मेरा ट्रांसफ़र दरेगा से हो गया। PSC बिल्डिंग में कैसे काम करना यूनिवर्सिटी। अच्छा। उस समय ऐसे लोगों की तरफ से विरोध कभी हुआ क्या? नहीं, लोग वहाँ पे बोलते थे कि भाई ट्राइबल एरिया में जाओ रहे तुम, वहाँ पे लोग झाड़ फूक पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, करते वो करते, इन लोग तुम्हारे अगेंस्ट में चले जाएंगे, झाड़ फूक करने वाले, करने वाले। आई नेवर सीन, नहीं, नेवर। अच्छा सर। उसके बाद में भी दिशा जब चालू किए, बोले तुम दिशा ऐसे एरिया में चालू किए, पूरा नक्सलेट एरिया है देवर, तुमको वहाँ पे ऑपोजिशन मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। लेकिन हमारे इतने 25 साल हो गया आज दिशा को, हमने कोई नक्सलेट को देखे नहीं, कोई नक्सलेट के साथ में हमारा कोई बातचीत नहीं हुई, कोई कम्युनिकेशंस नहीं हुआ, कोई उनके तरफ से मैसेज आया कि कुछ आया, नहीं हुआ। अच्छा। हमारे नागपुर के डॉक्टर्स लोग हमको बुलाते थे वहाँ पे कैंप्स के लिए, तो बोले भैया नक्सलेट एरिया हम नहीं जाएंगे, तो ठीक है। लेकिन बाद में दिन एक बार आना चालू किए तो फिर सब आना है। ओके सर, आपने क्या इम्पोर्टेंट लेसन सीखे अभी तक अपने मेडिसिन करियर में? मेडिसिन कैरियर में क्या सीखे? हिस्ट्री टेकिंग इज़ द नंबर 1। हिस्ट्री टेकिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए। सेकेंडली क्लिनिकल एग्जामिनेशन। मैं कोविड पीरियड में भी हर पेशेंट को ऑस्कल्टेड किया, हर पेशेंट को ऑस्कल्टेड किया, हर पेशेंट को पाल्पेट किया। अच्छा।
ठीक है मेरे को कोविड हुआ, हम्म, लेकिन मैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री टेकिंग, हिस्ट्री टेकिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड देन क्लिनिको-पैथोलॉजिकल कोरिलेशन। ये 3 चीज़ अगर अपन करते हैं तो 95% मेडिसिन जो एलिमेंट्स है उसका अपन डायग्नोस कर सकते अच्छा सर, जो कॉमन मैन है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई अपना वीडियो देख रहा है, उसको आप हेल्थ गाइडेंस या हेल्थ एडवाइस एज अ एक्सपीरियंस डॉक्टर देना चाहेंगे अभी के समय में जो लाइफस्टाइल है, तो आप क्या बताना चाहेंगे? हैं। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि हर एक इंसान, कोई भी एज में हो, तुम्हारे एज में हो या मेरे एज में हो या दूसरे भी एज में हो, कि एक डिसिप्लिन लाइफ लीड करना चाहिए। डिसिप्लिन लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है कि सूर्योदय के पहले उठना चाहिए, सूर्योदय के पहले तुम्हें नहा लेना चाहिए, एंड यू शुड डू सम एक्सरसाइजेस, सिंपल एक्सरसाइजेस, वॉकिंग 30 मिनट्स वॉक, 40 मिनट्स वॉक, 50 मिनट्स वॉक, ये एक्सरसाइज इज मस्ट, एक नंबर। सेकेंडली, बैलेंस डाइट, अपने को जब भूख लगती है अपन खाते, वैसा नहीं करके, जैसे सवेरे का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम को नाश्ता, रात को खाना, ऐसे खाना चाहिए। और जो नेचुरली अपने जो लोकली अवेलेबल जो भी चीज़ें हैं उसको ही हमने कंज्यूम करना चाहिए। और पैकेट्स फूड, कैन फूड, ये सब से अवॉइड करो। महंगा फल मत खाओ, जो सस्ता फल है जो अपने यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे केला है, उसके बाद में पपीता है, उसके बाद में जाम है, पेरू, जामुन है, आम सीजन में आम है, इसको ज़्यादा खाओ। सेब खाना, तो चीकू खाना, तो अनानास खाना, तो पाइनएप्पल खाना, नथिंग। सिंपल अवेलेबल जो चीज़ है उसको अवेलेबल करो। नाश्ता करना है, चना खाओ, मुर्रा खाओ, ये खाओ। तो ये चीज़ें अगर अपन करते हैं, एंड ओवरऑल एक पॉजिटिव थिंकिंग, हमेशा लोगों को हेल्प करने की सोचो। अपन कितने ही मुसीबत में है, उस समय भी अगर अपन दूसरे को हेल्प करते हैं, अपनी मुसीबतें कम हो जाती। ये मैंने खुद ने बहुत बार महसूस किया। मेरे साथ भी बहुत डिफ़िकल्टीज है, मेरी लाइफ में भी बहुत सारे टर्न्स हैं, लेकिन मैं कभी दूसरे की मदद करना मैं छोड़ा नहीं। जैसे आप दिशा में करते दिशा में के सिवा भी मैं बाकी तो मैं बोलना नहीं चाहता, बहुत सारी चीज़ें जगह पे करता हूँ, हैं। अच्छा बहुत सारी, ये अनगिनत जगह पे करता हूँ। अच्छा। जिस समय में कोविड से लोग वापस आ रहे थे घर, हम लोग ये पुलिया के नीचे में हमने रोज़ पोहा बना के वहाँ सवेरे सवेरे खड़े रहते थे, सबको पोहा खिलाते थे, पानी पिलाते थे, चाय पिलाते थे, कंटिन्यूस 1 महीने तक चला। इस प्रकार के बहुत अनगिनत। फिर कोविड अफेक्टेड विलेजेस में जाके वहाँ पे उन लोगों को अनाज देना, ये देना, वो देना, यहाँ से लेके जाना, यहाँ से ब्रेस करना, आपकी तरफ से? हाँ अपने तरफ से अच्छा। ये। सर, जब से आपने अपनी मेडिसिन की प्रैक्टिस शुरू की है, उस समय से लेके अभी तक आपका पेशेंट डायग्नोसिस के लिए या फिर पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए अप्रोच किस प्रकार चेंज हुआ है? मतलब पहले किस प्रकार हुआ करता था? पहले मैं क्लिनिकल के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देता था, हम्म, अभी थोड़ा सा इमेजिंग, पैथोलॉजी इस अच्छा। पे करता हूँ। उसके बाद में मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं, हम्म, हमारे कुछ सीनियर्स हैं, हम्म, जिन लोगों से मैं रेगुलरली इंटरेक्ट करता हूँ। इवन मेरे कुछ जूनियर्स हैं जिन लोगों से मैं पूछने में कोई कभी हिचकिचाहट नहीं, अरे यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा इसमें, इसके बारे में क्या कर सकता हूँ, तो अभी भी करते हैं। अच्छा। वो बहुत बड़ा एसेट है मेरे लिए। आपके जैसे आपने बोले आप आईपीडी पेशेंट भी रखते हैं, हाँ। तो पेशेंट आपके अंडर में कभी डाई हुआ है? हाँ, डेथ हो तो सर उस आप इससे किस प्रकार डील करते हैं? डेथ को डेथ के हिसाब से डील करना चाहिए। अभी कोई भी पेशेंट सडन डेथ अगर होता है तो थोड़ा सा अपने को भी खराब लगता था। नहीं तो कुछ पेशेंट जो रहते हैं हमको मालूम है कि उनका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है, उनको अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्सप्लेन करने के बाद में उनको अगर लगता है कि भी तुम रखना चाहते हो रखना चाहो,
बेटर हायर सेंटर में लेके जाने के बाद में उनका अगर चांसेस रहते हैं तो मैं भेजता हूँ, नहीं तो मैं भेजता भी नहीं। इतना हम लोग को इतने साल में ये आ गया कि भाई हायर सेंटर में भेजने के बाद ये बच जाएगा, हाँ, तो भेज देने तो बताया घर लेके जाओ, फालतू पैसे खर्चा मत करो। अच्छा कि जैसे एंड ऑफ लाइफ डिस्कशन है किसी पेशेंट के साथ, ये साफ जो साफ जैसे बोलता हूँ, आपने साफ साफ बोलता साफ साफ बताना हूँ, तो देखो यार ये बचे हैं, अच्छा किसी के माँ बाप जिंदगी हमेशा नहीं रहते, हम्म, आज नहीं तो कल जाना ही। हम्म, मेरा भी माँ है, मेरे भी पिताजी नहीं है, हो गए, ये भी माँ माँ जाएंगे, अच्छा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, किसी यंग जाने से हम्म, एक्सेप्ट करने में तकलीफ जाती है, हम्म, समझाना पड़ेगा लॉट ऑफ कौन सी। और अभी क्या है कि इस एज में जाने के बाद में नाउ आई एम ए फादरली फिगर फॉर एवरी पेशेंट, बात तो हमारी बात मान लेते हैं। सही। बहुत सारे पेशेंट को मैं बताता हूँ तेरे को कुछ नहीं है, तू चले जा, क्योंकि एक दवाई नहीं लिखूंगा। सर आप बोल दिए ना, बस इसके बाद किसी डॉक्टर को दिखाना नहीं, मामा यहाँ तो इसीलिए आए थे, चले जाओ। अभी उस लेवल में अपन पहुँच गए, जिसको बोलते हैं ना बाबा बाबा हुए, इसे बाबा बाबा कुछ नहीं रहता, ये सब हमेशा है। सर जो मेडिकल स्टूडेंट इंटरनल मेडिसिन लेना चाहता है उसके लिए क्या एडवाइस देना चाहिए? देखो तुम अगर प्राइवेट प्रैक्टिस में आते हो हम्म, तो सबसे इम्पोर्टेंट है योर पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी। हम्म, आजकल मैक्सिमम मैं जो देखता हूँ कि डॉक्टर लोग नॉट पंक्चुअल, हम्म, हफ्ते में 3 दिन 4 दिन करेंगे काम, 2 दिन नहीं करेंगे, महीने में 4 दिन 5 दिन नहीं रहेंगे, हम्म, ऐसा नहीं। तुमको अगर तुम्हारा प्रैक्टिस एक्स्टेब्लिश करना है, हम्म, तुम्हारी अवेलेबिलिटी जो है सबसे पहले शुड बी देयर। तुम तुम्हारे जो समय है हॉस्पिटल के समय में, वो समय में तुम अवेलेबल रहना चाहिए। इतने भी अगर तुम करते हो तो तुम्हारा नॉलेज कुछ भी रहे तो पेशेंट तुमको जाएंगे तुम्हारे पास, प्रैक्टिस तुम्हारा क्लिक होने वाला है। मेरे को अभी यंग लोग आते हैं, हमारे जो डॉक्टर्स आते हैं सुपर स्पेशलिस्ट, तुम यार 8 घंटा 10 घंटा कैसे बोलता हूँ, तो 2 घंटा नहीं बैठ सकते एक जगह पे। मैं यहाँ पे जो सवेरे घुसा, दोपहर का खाना भी यहीं खाता हूँ, शाम का नाश्ता भी यहीं करता हूँ, रात को यहीं पे निकलता हूँ। बाहर पानी आया, बरसात आया, कुछ समझ में भी नहीं आता। बाहर के कुछ लोग आए तो भीगे भीगे रहते तो पता लगता कि पानी आया। तो पंक्चुअलिटी रेगुलरिटी अगर मेंटेन रखे कोई भी डॉक्टर तो प्रैक्टिस चल रही है। सर आप जैसे इतने इस एज में भी 4-5 घंटे काम सिर्फ 4-5 घंटे की स्लीप के बाद दिन में 10-12 घंटे काम कर लेते हैं, सर इसका क्या सीक्रेट है? उसके सीक्रेट सबसे पहले तो फैमिली सपोर्ट। फैमिली सपोर्ट में मेरी मिसेस है, शी इज़ मेंटर, शी इज़ गाइड, और शी इज़ ऑल्सो हाईली एजुकेटेड, MSc PhD है, लेकिन शी इज़ हाउस मेकर। हमारे हाउस को पूरा संभाल के उसी रखी। हमारी दोनों बेटियों को उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने शादी हुई, सब हुई। अभी हमारी 88 ईयर्स की मदर है, उसका देखभाल करना है। और उसके बाद में मैं जो इतना कम समय देता हूँ, ये देता हूँ, उसमें भी कभी उन्होंने कभी कुछ किसी की कंप्लेन नहीं किया कि मेरे को इधर लेके जाओ, उधर लेके जाओ, ये होना ऐसा। तो क्रेडिट गोज़ टू हर, नंबर 1। फैमिली सपोर्ट होना जरूरी है। मेरे दोनों बेटी हैं, दोनों बेटियों की शादी हो गई, इन दोनों बेटियों में भी उनकी माँ की गुण है पूरी, उसका भी कोई डिमांड नहीं है। वो कभी ना यहाँ आती भी है तो फिर तुम मैं उनको समय दूँ, उनको लेके कहीं घूमने जाओ या तुम बाहर खाने जाओ, ऐसा कभी नहीं बोलते। ये नंबर 1। सेकंड इज़ लोगों को हेल्प करने की मेरे में जो मन एक झील है, और मैं समझता हूँ दैट इज़ ए पॉजिटिव थिंकिंग। वो जो है वो मेरे को ट्रिमेंडस हेल्प करती है। सेकेंडली एंड थर्डली मेरे रेगुलर जो एक्सरसाइज है, सवेरे का सेशन जो है 6 किलोमीटर वॉक एंड 1 आवर्स योगा, 6 किलोमीटर डेली, एंड वन आवर योगा एंड टाइमली खाना। सवेरे नाश्ता करूँगा 10:30 पौने 11 के बीच में, इंसुलिन लगाऊंगा, दोपहर को 2:30 बजे लंच करूँगा, शाम को 7 बजे एक टिफ़िन लूँगा, और रात को 10 बजे खाना खाऊँगा।
उसको मेंटेन रखता हूँ। बाहर कहीं जाता नहीं इसलिए क्योंकि मेरा सब डिस्टर्ब हो जाएगा। जाने से भी मैं सवेरे जाऊँगा रात को। रोड जर्नी में प्रेफर करता हूँ, मेरे पास अच्छी गाड़ियाँ हैं, इनोवा है, ट्रेन जर्नी। बहुत इमरजेंसी में प्लेन में जाता हूँ, कुछ इमरजेंसी जाना पड़ा कहीं को। सर ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 आप अपने जॉब से कितने सेटिस्फाइड? 9 तक तो एक तो रह जाएगा, 99 का चक्कर रह गई जिंदगी में, और होना भी नहीं चाहिए। सही बात। होना भी नहीं चाहिए। ओके, सो थैंक यू सर। अभी हम यहाँ कंक्लूड करते हैं। आपका अमूल्य समय देने के लिए थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक्चुअली डॉक्टर चैटर्जी सर का एक दिशा संस्थान है दरेकसा में, गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में। वो ऐसा है कि उसमें लोगों का ऑलमोस्ट फ्री इलाज किया जाता है, टोटली फ्री। उसमें सारे दवाइयों से लेके हर चीज़ उनको प्रोवाइड की जाती है। एंड वो मुझे काफ़ी इंस्पिरेशनल लगा। उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे जाके ज़रूर देखिए, बहुत ही अच्छा है वो। और आपको समय मिले तो उसे एक बार विज़िट ज़रूर कर देना। वो हर सेकेंड और फोर्थ संडे को वो वहाँ पर कैंप्स होते हैं, चेकअप कैंप्स। एंड तो उसके बारे में सर ने वीडियो में बताया है, जो पॉडकास्ट अभी आपने देखा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।